हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 7th चैप्टर। इसके पहले 1 to 6 चैप्टर का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है चेर या मलयालम भाषा का विकास। तो महदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग उनके अपने अभिलेखों में किया। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं में भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खींची जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, मरी प्रवालम शैली में लिखा गया था। मरी प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो अगर हम बात करें चेर और मलयालम भाषा के विकास का, अगर हम बात करें चेर राज्य की, तो 9वीं शताब्दी में केरल राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग, जो आज का केरल है, उसमें स्थापित किया गया था और मलयालम भाषा इसी क्षेत्र में बोली जाती थी। चेर शासकों ने अपने सरकारी अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि दोनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। चेर लोग संस्कृत की परंपराओं से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसका एक उदाहरण है मंदिरों में किया जाने वाला मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा आज तक चलती आ रही है और यह संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। 14वीं शताब्दी में व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ, जो कि है लील तिलकम, लिखा गया था। जो कि लील तिलकम जो ग्रंथ था वो मरी प्रवालम शैली में लिखा गया था। जो मरी प्रवालम शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हीरा और मूंगा। यह नाम दर्शाता है कि इस शैली में संस्कृत भाषा को क्षेत्रीय भाषा के साथ मिलाकर प्रयोग किया गया। क्षेत्रीय भाषा मतलब मलयालम के साथ मिलाकर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की, तो वो है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का परिवारची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है, जिसे आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो अगर हम बात करें शासक और धार्मिक परंपराएं की, तो कई क्षेत्रीय संस्कृतियां और धार्मिक परंपराएं विकसित हुई थी, और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो पुरी में जगन्नाथ का संप्रदाय है, वो जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है जैसे कि दुनिया का मालिक, जो भगवान विष्णु का परिवारची होता है। आज भी जगन्नाथ की जो लकड़ी की मूर्ति होती है वो जगन्नाथ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उसी के द्वारा बनाई जाती है। और इससे पता चलता है कि जगन्नाथ मूल रूप से स्थानीय जनजातीय देवता है, जिनको बाद में विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि युक्त घोषित किया। इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हो गया। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ गई। तो अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी में, तो जो गंग वंश के जो एक शक्तिशाली राजा जो थे अनंत वर्मन ने पुरी में भगवान पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ थे उनके लिए एक मंदिर बनवाने का फैसला किया। और फिर 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना पूरा राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व करने वाला जो शासक होता है उसको घोषित कर दिया, मतलब प्रतिनिधि युक्त घोषित कर दिया। इस मंदिर को जल्द ही तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में बहुत महत्व मिला और धीरे धीरे इस संप्रदाय की सत्ता सामाजिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक मामलों में भी बढ़ती चली गई थी। यहाँ पे हम इसका देख सकते हैं इमेज।
ये जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों जगन्नाथ जो टेम्पल है, मंदिर है, उसी का इमेज है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसको राजपूताना कहते थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो भी ब्रिटिश लोग थे वो लोग जहाँ पे आज राजस्थान स्थित है वहाँ के लोगों को, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को राजपूताना कहते थे। और यह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सही है। उन लोगों के अकॉर्डिंग ये था कि वह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे केवल और प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन ये बात उतना सही भी नहीं है और उतना गलत भी नहीं है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदान की है। ये राजनीतिक परंपराएं यहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था जिसने राजपूत शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ कभी नहीं दिखाई। तो पृथ्वीराज एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने राजपूत शासकों शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था और उन्होंने जो रण क्षेत्र था उसमें बहादुरी से लड़ा। वो कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे, भले वो उनकी मृत्यु हो जाए बट वो कभी पीठ नहीं दिखाते थे। उनका ऐसा विचार था। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय सीमाओं से परे, मतलब कथक के नृत्य की कहानी। तो यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द जो है वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग सांस्कृतिक तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो कथा मीन्स होता है कहानी, ठीक है। और कथक जो शब्द है वो कथा शब्द से ही निकला है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। मतलब ये जो कथक हुआ था, कथक जो शब्द है वो कथा शब्द से निकला है। और जो कथक जो था वो मूल रूप से जो उत्तर भारत के मंदिर में थे उसमें कथा यानी जो कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। और वो लोग क्या करते थे, वो जो कथाकार होते थे, जो कथा सुनाते थे, वो लोग अपने हाव भाव या फिर संगीत के हेल्प से वो लोग क्या करते थे, कथावाचन करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान जो कहानी होती थी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में अनेक नृत्य के साथ साथ कथाकार के मूल भाव भी जुड़े होते थे। तो रासलीला जो था उसमें लोक नृत्य के साथ साथ जो कथाकार होते थे उसके मूल भाव भी जुड़े होते थे। अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में निकला। जो ये कथक था ये जब अवध के जो अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह कि उनके शासनकाल में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था ये। और 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये जो रासलीला था वो क्या था, जो भी कथाकार होते थे वो उनके जो मूल भाव होते थे उससे वो जुड़े होता था। और ये जो कथक था वो तो कहानी सुनाने का एक तरह से कथा होता था, लेकिन उसके बाद वो नृत्य के रूप में भी वो उभरा। और ये कब उभरा था, तो अवध के अंतिम जो नवाब थे बाजिद अली शाह उनके संरक्षण में। उसके बाद 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में बना। और ये सिर्फ यही क्षेत्र में नहीं बल्कि आज के जो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं नृत्य कला का कुछ है यहाँ पे इमेज। तो इस तरीके से जो कथक था वो इसका आगमन हुआ और यहाँ पे इस तरीके से ये अलग अलग राज्यों में भी फैला। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संरक्षकों के लिए चित्रकला। इसमें आता है लघु चित्रों की परंपरा।
तो यह एक अन्य परंपरा जो कई सदियों से विकसित हुई, वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े और कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों और तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन धर्म को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। तो अगर हम बात करें लघु चित्रों की, तो ये जो लघु चित्र बनाने की जो परंपरा थी वो काफी सदियों से विकसित हुई थी। और ये लघु चित्र, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक तरह का छोटे आकार के चित्र होते हैं। इन्हें आमतौर पर कपड़े या कागज पर और प्राचीन काल में जो ताड़पत्र होते हैं या फिर लकड़ी की तख्तियों पर जल रंगों से चित्रित किया जाता था। पश्चिमी भारत में पाए जाने वाले जो जैन ग्रंथ हैं, उसमें सुंदर सचित्र लघु चित्र सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। मुगल बादशाह ने, जैसे कि अकबर हो गए और जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, इन्होंने इसे खूब बढ़ावा दिया लघु चित्र को। चित्रकार मुख्य रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां बनाते थे और ये चित्र आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित किए जाते थे और उनमें मुख्य रूप से दरबार के दृश्य हो गया, लड़ाई हो गई, शिकार हो गया और सामाजिक जीवन के जो अन्य पहलू है उसे को दर्शाए जाते थे। अक्सर आप उपहार के तौर पर चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। इन्हें गिने चुने लोगों, बच्चाओं और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखा जा सकता था। तो ये जो लघु चित्र होते थे, इसको उपहार के तौर पे आदान प्रदान किया जाता था। और ये जो लघु चित्र होते थे, इन्हें गिने चुने लोग ही, जैसे बच्चा हो गया, फिर उनके जो घनिष्ठ मित्र हो गए, जन हो गए, उनके द्वारा ही देखा जा सकता था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश के आसपास के हिमालय की तलहटी के इलाकों में लघु चित्रकला की एक साहसीपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। साधारण स्त्री पुरुष वे बर्तनों, दीवारों, कपड़ों और फर्श आदि पर अपनी कृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे और इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे और जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। तो अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी के बाद की, तो जो हिमाचल प्रदेश था उसके आसपास के जो हिमालय की तलहटी इलाका था, उसमें लघु चित्र कला की एक नई प्रभावशाली शैली का विकास हुआ था और इसे बसोहलिक शैली कहा जाता है। इस शैली में जो चित्रित सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी वो थी भानु दत्त की रसमंजरी। ठीक है, आम लोग अपनी कलाकृतियां बर्तनों हो गया, दीवार या फिर कपड़ों और फर्श आदि पर बनाते थे, जिनमें से कुछ ही बच पाई है। इसके विपरीत अगर लघु चित्रों को अगर हम बात करें राजमहलों में, तो लघु चित्रों को राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखा जाता था जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की, तो वो है एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। तो बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग की अगर हम बात करें, तो संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत में उपसी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ठीक, इससे पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध, दक्षिण भारत जो है के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी में गुप्तकालीन शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनैतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अधीन एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ और 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों के अधीन बंगाल एक प्रांत बन गया। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत में ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है।
पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य स्थानीय देवताओं से जुड़ी भक्ति मूलक काव्य होते हैं जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि सम्मिलित है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं, कथा गीत। तो अगर हम बात करें बंगाल में जो भाषा बोली जाती थी, बंगाल के जो लोग भाषा बोलते थे वो बंगाली बोलते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। ठीक है। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में से बंगाल और मगध, जो कि दक्षिण भारत बिहार है, के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुए थे, जिससे जो संस्कृत का प्रभाव था वो बढ़ा। और फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के शासकों ने उत्तरी बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ पे ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ कि गंगा घाटी का जो भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव था वो और भी प्रबल होते गया। 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री वेन-सांग थे, उन्होंने पाया कि बंगाल में संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग सभी जगह हो रहा है। उसके बाद 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अधीन एक क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। ठीक है। और 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों के अधीन बंगाल का एक प्रांत बन गया। फिर जो 1586 में अकबर ने इस प्रदेश को जीता और इसे क्या कहा जाने लगा, सूबा कहा जाने लगा। मुगल शासन के दौरान प्रशासन की भाषा जो थी वो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में लगातार विकसित हो रही थी और वहाँ के लोग लगातार वो भाषा प्रयोग कर रहे थे। बंगाली साहित्य जो थी वो उसको 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी जो थी वो संस्कृत में ऋणी थी, मीन्स कि ये जो रचनाएं थी वो संस्कृत से ली गई थी, और दूसरी जो श्रेणी थी वो स्वतंत्र थी, मीन्स ये जो रचनाएं थी वो संस्कृत से स्वतंत्र थी। ठीक है। पहली श्रेणी में जो था वो संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जैसे मंगल काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से जुड़े भक्ति मूलक काव्य जो होते हैं जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि सम्मिलित है। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, और परिकथा, लोक कथा और कथा गीत। तो ये बेसिकली है बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जो कि है बंगाली। नेक्स्ट है मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। तो नाथ लोग सन्यासी होते थे जो शहर की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह लोकगीत जो मैनामती चरित्र वाला है, यह बताता है कि रानी मैनामती अपने पुत्र गोपीचंद्र को सन्यासी के मार्ग को छोड़कर धर्मार्थ अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय देवता है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ये है मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है पीर और मंदिर। तो 16वीं शताब्दी में से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। 16वीं शताब्दी की बात करें तो वहाँ में उस टाइम पे क्या हुआ कि लोग जो थे वो बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल का जो कम उपजाऊ क्षेत्र था उसको छोड़ दिया, और दक्षिण पर जो पूर्व बंगाल के जंगली और दलदली जो इलाके हैं उसमें वो बसना शुरू कर दिए, वहाँ पे जाना शुरू कर दिए। और प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन इन्हें सामुदायिक नेताओं ने प्रदान की और ये नेता पीरों के रूप में जाने लगे। पीर का जो शाब्दिक अर्थ होता है संत अथवा आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीरों की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई और बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा और अंतिम उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मछली भोजन के रूप में। तो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर एक स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। जहाँ पे जैसा खान पान मिलेगा वैसा ही वहाँ का लोग वही खाएंगे। तो उस टाइम पे क्या था कि अगर हम भोजन संबंधी आदतें की बात करें तो आमतौर पे एक स्थानीय रूप से उपलब्ध जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसी पर निर्भर करती है। और बंगाल जो था एक नदी मैदान था जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत होती थी, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों के भोज्य सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। ब्राह्मणों को सजीव भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विद्वानों ने मछली खाने की अनुमति दे दी थी।
बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म को की मछली खाने की अनुमति दी थी। मतलब कि सारी मछली नहीं बल्कि कुछ खास किस्म की जो मछली होती थी उसको खाने की अनुमति दी थी ब्राह्मणों को। ठीक, तो ये लास्ट टॉपिक है जो चैप्टर 7 है उसका। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में मेल पीठ है। तो इसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो इसका अनंत वर्मन जो है ओडिशा जगन्नाथ मंदिर से संबंध के साथ संबंधित। ठीक है, उसके बाद जगन्नाथ तो पुरी मंदिर का एक स्थान है। महोदयपुरम जो है केरल चेर साम्राज्य की राजधानी। फिर मंगल काव्य जो है बंगाल क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित। ये सब नहीं दिया है, ये सिर्फ इतना ही दिया है, हमने ये लिखा हुआ है कि ये किस चीज से संबंधित है। फिर लघु चित्र कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्र में विकसित एक शैली। फिर लीला तिलकम जो कि केरल संस्कृत में लिखा गया मरी परवालम शैली का ग्रंथ। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन है कि मरी परवालम क्या है, इस भाषा में लिखी हुई पुस्तक का नाम बताएं। तो मरी परवालम शाब्दिक रूप से मरी क्या और मूंगा का अर्थ है, जिसका तात्पर्य दो भाषाओं के मिश्रण से है। यह एक भाषाई शैली है जिसका प्रयोग केरल के चेर शासकों ने किया था। यह शैली संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा मलयालम के मेल से बनी है। इस शैली में लिखी गई पुस्तक का नाम लीला तिलकम है जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। तो कथक नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक उत्तर भारत के मुगल बादशाह और उनके अभिजात वर्ग थे। बाद में यह नृत्य शैली लखनऊ के अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुई। कथक मूल रूप से मंदिरों में कहानी सुनने वालों को का एक समुदाय था जो भक्ति कहानियां सुनाते थे। मुगल काल में यह दरबारों तक पहुंचा जहां यह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। दो चाला और चार चाला, ये मंदिर की छत की शैलियां है। दो चाला में दो छतें वाली और चार चाला में चार छतों वाली संरचनाएं होती थी जो ग्रामीण बंगाल के फूस की झोपड़ियों से मिलती जुलती थी। उसके बाद है टेरा कोटा कला। मंदिर की बाहरी दीवारें को अक्सर पकी हुई मिट्टी टेराकोटों की सुंदर नक्काशी और पट्टिकाओं से सजाया जाता था जिन पर धार्मिक और सामाजिक और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे जाते थे। उसके बाद आता है चबूतरा। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उसके बाद कमजोर ईंट और मिट्टी। शुरुआती मंदिर कमजोर ईंटों और मिट्टी से बने होते थे लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद मजबूत और टिकाऊ ईंटों का उपयोग होने लगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि चरण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की। तो चरण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा निम्नलिखित कारणों से की थी। प्रेरणा और आदर्श, वे ऐसी कहानियां और कविताएं गाकर साधारण लोगों को उन शूरवीरों के आदर्श और शौर्य के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और बलिदान के लिए तैयार करते थे। उसके बाद है गौरवशाली इतिहास का निर्माण। तो यह एक तरह से शासक वर्ग के लिए गौरवशाली अतीत का निर्माण था। ये कहानियां शासकों को अपनी पहचान स्थापित करने और उनकी वीरता को स्थायी बनाने में सहायता करती थी। उसके बाद है राज दरबार में सम्मान। तो चरण भाटों को शासकों के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। शूरवीरों का गुणगान करने से इन्हें इनाम सम्मान और जीविका मिलती थी। स्मृति को जीवित रखना, इन कहानियों को मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था जिससे उन वीरों की स्मृति और उपलब्धियां लोगों की चेतना में जीवित बनी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जगन्नाथ की पूजा से शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, क्यों। तो हम जगन्नाथ की पूजा से शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक जानते हैं क्योंकि धार्मिक और राजनीतिक एकीकरण, मतलब जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। स्थानीय जनजातीय देवताओं की का विष्णु के अवतार जगन्नाथ के रूप में संस्कृतिकरण किया गया। स्थानीय शासकों जैसे अनंत वर्मन ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की ताकि वे स्थानीय जनता के बीच अपनी राजनीतिक शक्ति और वैधता को मजबूत कर सके। उसके बाद उत्तराधिकार का दावा। तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक शासक अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को उनका प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया। इस तरह उन्होंने अपनी सत्ता को दैवीय स्वीकृति प्रदान की।
नेक्स्ट है कि अभिलेखों का साक्ष्य। तो शासकों ने मंदिर को दान किया और उसकी गतिविधियों को अभिलेख में दर्ज कराया। ये अभिलेख शासकों के धार्मिक विश्वासों, दान और मंदिर के प्रति उनकी भूमिका के बारे में जानकारी का एक बड़ा स्रोत है। तीर्थयात्रियों का प्रभाव। चूंकि यह एक बड़ा तीर्थ केंद्र था, देश भर से लोग यहाँ आते थे। तीर्थयात्रियों के माध्यम से यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं और शासकों के रीति रिवाज दूर दूर तक फैले, जिससे उनकी जानकारी अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हुई। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, विशेषज्ञों ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों किए? तो पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न विशेषज्ञों इन शासकों द्वारा निम्नलिखित कारणों से किए गए। तो पहला था रीजन की धार्मिक और राजनीतिक वैधता। जगन्नाथ को स्थानीय लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण देवता और विष्णु का अवतार माना जाता था। मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से शासकों को दैवीय समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि होने का दावा मिलता, जिससे उनकी सत्ता को धार्मिक वैधता मिलती और वे जनता का समर्थन हासिल कर पाते। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान। तो यह मंदिर उस क्षेत्र की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का प्रतीक था। मंदिर पर नियंत्रण का अर्थ था उस क्षेत्रीय संस्कृति और जनजातीय विरासत पर नियंत्रण, जो बाद में ओडिया पहचान का हिस्सा बनी। आर्थिक लाभ। मंदिर अक्सर समृद्ध होते थे क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में दान मिलता था। मंदिर पर नियंत्रण से शासकों को आर्थिक लाभ और एक महत्वपूर्ण संसाधन का नियंत्रण प्राप्त होता था। तीर्थयात्रियों पर नियंत्रण। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के कारण मंदिर पर नियंत्रण से शासक दूर दूर से यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों पर दबाव डाल सकते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बंगाल में मंदिर क्यों बनवाया गया? तो बंगाल में मंदिर बनवाने का मुख्य कारण निम्नलिखित था। सामाजिक और आर्थिक प्रदर्शन। तो 16वीं शताब्दी से बंगाल में सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे लोगों जैसे छोटे छोटे जमींदार और धनी किसान ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए मंदिर और अन्य धार्मिक भवन बनवाना शुरू किया और मंदिर एक तरह से स्थिति का प्रतीक बन गया। धार्मिक भक्ति का केंद्र। तो मंदिर क्षेत्रीय देवताओं, विशेष रूप से वैष्णव देवी देवताओं और बाद में काली, दुर्गा जैसी देवी देवताओं के प्रति भक्ति को प्रकट करने और उसका प्रसार करने का केंद्र था। ईंट और टेराकोटा की प्रवर्तन। तो स्थानीय रूप से ईंट और टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी जो होती है कि कला के विकास ने भी मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया, क्योंकि ये सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध और सस्ती थी, जिससे भव्य सजावट संभव हो सकी। उसके बाद आता है पुराने ढांचे का पतन। तो पहले मिट्टी और फूस बनाने के लिए मंदिर जो मिट्टी और फूस बन के बने जो मंदिर होते थे वो टिकाऊ नहीं होते थे। जब धन उपलब्ध हुआ तो अस्थायी और मजबूत संरचनाएं बनाने की इच्छा भी मंदिर निर्माण का एक कारण बनी। तो ये टोटल क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का जो 7th क्लास का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 7th चैप्टर में है, और इसमें उसके अलावा जो भी टॉपिक है उसको भी हमने इसमें कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 8th चैप्टर का होगा। थैंक यू।